ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने लिया बड़ा फैसला। 7,500 पेंशन प्लस दा पर आ गई बड़ी खबर। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज धरना प्रदर्शन शुरू है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के बैनर तले बरेली और मुरादाबाद मंडल द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी गई है। ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में बरेली, मुरादाबाद मंडल द्वारा आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम दिनांक 11 मार्च 2024 समय 11 बजे से रखा गया था और इसमें जो मेन मुद्दा है 4 सूत्रीय मांगे पूरी न होने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार। तो यहां पर खुले तौर पर अब एनएसी की टीम ने चुनाव का बहिष्कार की घोषणा शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से नहीं आया जवाब। एनएसी की टीम ने लगातार बार श्रम मंत्रालय और सीधे प्रधानमंत्री जी को लेटर के द्वारा, पत्राचार के द्वारा यह सूचना पहुंचाई थी कि आप हमारी मांगों को आचार संहिता से पहले पूरा करें, अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा और अगर नौबत आई तो फिर हमें चुनाव बहिष्कार का फैसला भी लेना पड़ेगा। इस बीच सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई सूचना नहीं आई, तो अब बरेली और मुरादाबाद मंडल द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी गई है। मोदी की गारंटी झूठी। एनएसी की टीम 4 सूत्रीय मांगे पूरी न होने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार कर रहे हैं और सुबह 11 बजे से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इनका जो मेन मुद्दा है पेंशन नहीं तो मोदी की गारंटी झूठी है। ईपीएफओ की कारगुजारी खराब है। ऐसे में समस्त पदाधिकारी गण व समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स परिवार बरेली, मुरादाबाद मंडल की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार की बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब ऐसा लग रहा है कि इस तरह की घोषणाएं दूसरे राज्यों से भी देखने को मिल सकती है। पेंशनधारकों के साथ हुआ धोखा। यह स्कीम जब लाई गई थी तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे। उसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट की जो पेंशन होगी उससे 10% अधिक होगी। जब रिटायर हुए तो उनके हाथ में जब पेंशन आनी शुरू हुई तो लगा यह क्या आ रहा है, मतलब मात्र 800 रुपए 900 रुपए पेंशन आ रही थी। इतने में कैसे गुजारा होगा? तब लोगों की समझ में आना शुरू हुआ और हमारा दुर्भाग्य है कि लोग तभी जग जाते तो हम लोग आज यह कष्ट न झेलते। उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। श्रम मंत्रालय ने पेंशन बढ़ाने को लेकर भेजा था प्रस्ताव। आपको बता दूं कि 1000 पेंशन काफी कम है। ऐसे में पेंशन धारकों की पेंशन दुगनी करने को लेकर श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की संस्था सीबीटी ने एक बैठक में इस प्रस्ताव की अस्वीकृति से अवगत कराया। पेंशनधारकों ने एक बार फिर ठाना है, पेंशन बढ़ोतरी नहीं तो वोट नहीं। आचार संहिता लगने से पहले केंद्र सरकार हमारी मांगे पूरी करे। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा को लेकर कल होगा चक्का जाम। अब बढ़ेगी पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन भोगी सरकार की उदासीनता के कारण तंगी में जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। उनकी पेंशन बढ़ेगी इसी इंतजार में बहुत सारे पेंशन भोगी स्वर्ग सिधार चुके, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर देती है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा मेडिकल की सुविधा की है मांग। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए, 7500 रुपए प्लस दा का फायदा उनको दिया जाए। दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के अन्य राज्यों में हर जगह धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसका असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ।
सरकार केवल आश्वासन देती है, हकीकत में पेंशन धारकों को कुछ नहीं मिलता। पिछले 6 वर्षों से पेंशन भोगी परेशान है। पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, साथ में पति या पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, पर सरकार केवल आश्वासन देते आई है। खुद पीएम मोदी भी आश्वासन दे चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। सरकार मानवता के आधार पर बढ़ाए पेंशन। कमांडर अशोक रावत का कहना है कि मोदी जी अपनी गारंटी पूरा करें और मानवता के आधार पर पुरानी पेंशन भोगियों की मांगों को तुरंत पूरा करें। मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। आज के जमाने में 1,000 रुपये से कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे में पेंशन को बढ़ाना चाहिए और मानवता के आधार पर पेंशनधारकों के साथ न्याय करना चाहिए। ईपीएफओ क्या कर रहा है? सीबीडीटी क्या कर रही है? इसके पंजरे में पेंशनधारक नहीं पड़ना चाहते। पेंशनधारकों को उनका ही हक उनको नहीं मिलता। ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों की मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। ये कर्मचारियों का ही पैसा होता है। कर्मचारी जब रिटायर होंगे तो इसी से उनको पेंशन दी जाती है, लेकिन सरकार उनका ही हक नहीं देती है। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के पैसे से ही पेंशन दी जाती है और बैंक ब्याज भी कम मिलती है, और पेंशनर की मृत्यु होने पर प्रिंसिपल अमाउंट भी सरकार को जाता है। ऐसे में पेंशन धारकों के साथ न्याय होना चाहिए। हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी जीत। हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था, पर कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार हायर पेंशन को लेकर पेंशनधारकों के साथ न्याय नहीं कर रही है, केवल समय सीमा बढ़ा रही है। अब हायर पेंशन के लिए समय सीमा 31 मई 2024 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जिसने पैसा जमा करके हायर विकल्प का ऑप्शन चुना, उनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। उनका पैसा भी जमा कर लिया और उच्च पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा है। देश की संसद में गुंजता रहा है ये मुद्दा। लोकसभा और राज्यसभा में माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसका मुद्दा उठाया गया। महाराष्ट्र से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर श्रम मंत्रालय को घेरा। श्रम मंत्रालय को श्रम मंत्रालय तक कहा गया। श्रम मंत्रालय को अगर पेंशनधारकों की चिंता है तो तुरंत उनकी मांग पर मंजूरी देकर आदेश जारी करे, लेकिन पेंशनधारकों की मांग पूरी नहीं की गई। यह भी पढ़े, पेंशन किनको मिल सकती है। ईपीएफओ कार्यालय पर कल होगा प्रदर्शन। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर्स कल 11 मार्च को देश भर के ईपीएफओ कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के साथ पति पत्नी को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिले, इस मांग को लेकर कल का दिन अहम होने वाला है। न्यूनतम पेंशन 75,000 प्लस दा की मांग की जाएगी। देश में आचार संहिता लगने से पहले अगर इस पर फैसला नहीं होता है तो पेंशनधारक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ईपीएस से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते, तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ईपीएस? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते थे।
नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां। आपको ईपीएफओ के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए ईपीएस के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा 70 ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन ईपीएस ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा। 3. बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन ईपीएस चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे करें अपने ईपीएस अकाउंट का बैलेंस चेक। सदस्य अपने ईपीएस खाते का बैलेंस ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर भी अपना यूएएन और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं।